राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध फाइनेंस एजुकेशन में। आज आपके यूनिट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 3 एमएसएन सेकंड बीएस नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर। तो ये आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में रहेगी। यूनिट का नाम है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद किडनी एंड यूरिनरी प्रॉब्लम। ठीक है, सिलेबस देख लिया आप, देख लिया हो ना देखा हो तो भी कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखो इसमें क्या है, आपके टॉपिक आता है डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस हो गया और रीनल फेलियर फेलियर ठीक है। तो एक तो होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक, और इसे बोलते हैं अपन ESRD। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये हम करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, बाकी जो बच रहे हैं वो करेंगे पार्ट 1 में। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। टॉपिक आता है आपके पास ग्लोमेरुलो नेफ्रेटाइस। तो ये मैंने आपको उसमें बताया था, पैथोलॉजी में। ठीक है, पैथोलॉजी में आपके स्पेशल पैथोलॉजी थी यूनिट नंबर 1, उसमें बताया था, मैंने बताया था एमएसएन पढ़ेंगे तो पढ़ रहे हैं। होता क्या है, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस एक तरीके का है, इन्फ्लामेशन है। आइटिस आ गया मतलब इन्फ्लामेशन है। किसका इन्फ्लामेशन है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का। अब आपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ रखी है, ठीक है, आपको पता है वहाँ पे ग्लोमेरुलस कौन सा होता है। तो उनकी जो कैपिलरीज है उसमें क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए तो वो क्या होता है, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस होता है। ठीक है, इटियोलॉजी की बात करें, होता क्यों है ये, तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, अल्टर्ड इम्यूनिटी क्या हो जाए, अल्टर्ड हो जाए, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं डिस्टर्ब हो जाए, इम्यूनिटी है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकते हैं। इटियोलॉजी हो गया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले आता है जो यूरिन कलर है वो कौन सा हो जाएगा, कोला कलर का। ठीक है, कोला एक तरीके से बोल सकते हैं ब्लैक ब्लैक टाइप का। हेमेचूरिया और ओलिगोरिया, मतलब यूरिन में क्या है, ब्लड ब्लड आ जाए यूरिन में, और ओलिगोरिया मतलब कि अमाउंट कम हो जाए यूरिन का। पफिनेस ऑफ फेस, फेस कैसा हो जाएगा, पफिनेस हो जाएगा। एडिमा, अब भैया एक एक टर्म तो आपको बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हो, इतना तो पता है आपको। ठीक, और जो रेगुलर क्लास ले रहा है उनको पता ही है। एडिमा प्रेजेंट ऑन एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज है, लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज होती है, उनमें एडिमा हो जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाए, हाइपर टेंशन एंड हेडेक, और एनीमिया एनीमिया हो जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकती है किसमें, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, साइन एंड सिम्टम्स में। ठीक है सर, आगे चलते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट के बाद। मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करें, तो उसके लिए हम करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट इज सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक मतलब कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे ये सिम्टम्स देखे हमने तो इन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम उसको मेडिसिन दे देंगे। जैसे कि सपोज दैट हाइपर टेंशन है तो हाइपर टेंशन है तो हाइपर टेंशन के दे देंगे, हेडेक है तो हेडेक के ऊपर मेडिसिन दे देंगे। ठीक है, इंक्लूड एंटी हाइपरटेंसिव, डायूरेटिक्स आ गया, मैनेजमेंट ऑफ हाइपर कैलेमिया हो गया। ठीक है, ये सब मैनेजमेंट में हो गया। H2 ब्लॉकर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने देखा इन्फेक्शन। एटियोलॉजी था, भाई हुआ क्यों है, तो इन्फेक्शन के कारण हुआ है। तो इन्फेक्शन के कारण हुआ है तो इन्फेक्शन को हम क्या कर देंगे, H2 ब्लॉकर्स से प्रिवेंट कर देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक प्रिवेंट इन्फेक्शन। रेस्ट्रिक्शन ऑफ सोडियम इन डाइट, सोडियम का हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब हम सोडियम को अवॉइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि पहले से उसकी क्या है, हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन है तो सोडियम देना सही नहीं है। सोडियम देंगे तो हाइपरटेंशन और ज़्यादा होगा। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन आता है, ठीक है, प्रेडनिसोन, ये सब किस में आता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आता है। और होता है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस के दो टाइप होते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। तो ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। फिर आता है हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन इंक्लूड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, पूरी जो आपके पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे हम। क्लोजली मॉनिटर वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। एग्जामिन द कलर अमाउंट एबनॉर्मल सब्सटेंस इन यूरिन, यूरिन का कलर कैसा है। ठीक है, यूरिन का कलर कैसा है, अंबर है, कौन सा है कलर है, पेल है, ठीक है, कोला कलर है, अमाउंट कितना आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। और एबनॉर्मल सब्सटेंस जैसे कि यूरिक एसिड है या फिर कैल्शियम ऑक्सीलेट वगैरह है। मेंटेन डाइटरी रेस्ट्रिक्शन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड या एज प्रिस्क्राइब्ड, जो भी प्रिस्क्राइब करे फिजिशियन या डॉक्टर्स जो, उसके अकॉर्डिंग हमने मेडिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन करानी है। मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, हाइजीन मेंटेन करनी है। डाइटरी टीचिंग या हेल्थ टीचिंग देनी है डाइट के ऊपर। रिगार्डिंग सोडियम फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, भाई सोडियम और फ्लूइड है वो नहीं देना हमें।
अवॉइडेंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे करें वो सब एसेप्टिक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ रखा है। आगे आता है आपके पास रिटेंशन ऑफ यूरिनरी, यार यूरिन, रिटेंशन ऑफ यूरिन। तो देखो, एक हमने पढ़ा था अर्जेंसी, अर्जेंसी ऑफ यूरिन, किसमें पढ़ा था ये पढ़ा था हमने सर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था, थर्ड सेमेस्टर में यूनिट नंबर 3 में MSN फर्स्ट में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे आया हमारे पास रिटेंशन ऑफ यूरिन। रिटेंशन ऑफ यूरिन क्या है कि मतलब कि यूरिन, यूरिनरी रिटेंशन refers to a inability to urinate despite the patient urge or desire to do so, ठीक है। मतलब कि पेशेंट को क्या है, पेशेंट को डिजायर है, पेशेंट को मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं इच्छा हो रही है, ठीक है, पेशेंट को डिजायर है, अर्घ है कि भाई यूरिन जाए, लेकिन वो इनेबिलिटी है, लेकिन वो यूरिन कर नहीं पा रहा, ठीक है, यूरिन आउटपुट नहीं कर पा रहा, उसको डिजायर तो है, उसको लग रहा है कि भाई यूरिन आएगा, लेकिन वो आ नहीं रहा, ठीक है, ये होता है यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। रेसिडुअल यूरिन क्या होता है, जब वॉइडिंग करने के बाद में जो बच जाए, ब्लैडर में जो यूरिन बच जाए उसे बोलते हैं रेसिडुअल यूरिन, ठीक है, यूरिन करने के बाद में जो बच जाए उसे बोलते हैं रेसिडुअल यूरिन, वॉइड करने के बाद में। रिस्क फैक्टर की बात करें तो एक्यूटली इल पेशेंट हो गया, एल्डरली पेशेंट हो जाए कोई, बेड रिडन पेशेंट है, उनके साथ ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट विथ पेरिनियल, अब पेरिनियल क्या होता है, तो पेरिनियल हम देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एनस, ठीक है, इसके बीच का जो पार्ट होता है, बीच का जो एरिया होता है वो होता है पेरिनियल, ठीक है, पेरिनियल और एनल रीजन दैट रिजल्ट्स इन रिफ्लेक्स स्पाज्म ऑफ स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये हो जाए, तो ये क्या है, रिस्क फैक्टर है जिससे यूरिनरी रिटेंशन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कोजेस, कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो एंजाइटी, प्रोस्टेटिक प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो एनलार्ज हो जाए, यूरेथ्रल पैथोलॉजी जैसे इन्फेक्शन हो गया, ट्यूमर, कैलकुलस, कैलकुलस क्या, एक तरीके से कैलकुलस को अपन कैलकुलाई बोल सकते हैं। न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिस्फंक्शन, अब ये क्या होता है सर, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ये भी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। आप एक तो पढ़ोगे न्यूरोजेनिक ब्लैडर, एक आप पढ़ोगे स्टोन, कौन सा स्टोन, किडनी स्टोन, इसी में पढ़ोगे, ठीक है। सम ड्रग दैट हाइप एंटी कोलिनर्जिक, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी हाइपरटेंसिव, ये भी किसके कारण हो सकते हैं, रिटेंशन ऑफ यूरिन और ट्रोमा हो जाए, ठीक है, ये सब इसके कॉजेज हो गए। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि ये जो यूरिन रिटेंशन है इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन हो सकता है ब्लैडर में, तो इन्फेक्शन ड्यू टू ओवर डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर, कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई, ब्लैडर वाल, जो ब्लैडर वाल है उसकी जो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज, प्रोलिफेरेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, जैसे ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो ब्लॉकेज हो जाए, एक तरीके से जो ट्रैक्ट है उसका यूरिन के आने का वो इम्पेयर्ड हो जाए, मतलब कि ब्लॉक हो जाए, यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। नर्सिंग इंटरवेंशन बोल दो या नर्सिंग मैनेजमेंट बोल दो, क्या होता है, एनकरेज वॉइडिंग बाई प्रोवाइडिंग प्राइवेसी। हम, अब देखो सपोज कीजिए कोई पेशेंट आया, वो बोल रहा है कि सर हमें क्या है कि यूरिन, मतलब इच्छा तो होती है करने की, ऐसा लगता है भाई आ रहा है, लेकिन वो आता नहीं है यूरिन, ठीक है, इनएबिलिटी है, मतलब आ नहीं रहा, तो आप उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए सर हम एक तो करेंगे, उसको प्राइवेसी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि वो प्राइवेसी में रहेगा। तो कुछ कुछ क्या होते हैं, पेशेंट ऐसे होते हैं जो बिना प्राइवेसी के यूरिन वगैरह है वो आउटपुट नहीं कर सकते, तो उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। अलाउिंग द रोल ऑफ पेशेंट, अलाउिंग द रोल पेशेंट टू स्टैंड बेड साइड द बेड, बिसाइड द बेड वाइल यूरिन यूजिंग यूरिनल्स, ठीक है। स्टैंड कुछ कुछ है वो भाई उनको, अब कोई बेड बेड रेस्ट पर है कोई पेशेंट, ठीक है, अब वो जा तो नहीं सकता वहाँ पर, तो वो यहीं पर करे, तो यहीं पर करेगा, तो मतलब जो यूरिनल्स होता है उसको यूज़ करते टाइम पर वो स्टैंड रहो, वहाँ पे खड़े रहो। प्रोवाइड वार्म टू रिलैक्स स्पिंक्टर्स, इंस्पेक्टर क्या होती है, तो इंस्पेक्टर होती है आपके पास ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ा हमने, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो यहाँ पे क्या है, दो इंस्पेक्टर होती है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, ठीक है, जो इंस्पेक्टर है वो रिलैक्स, वार्म टू रिलैक्स, जैसे कैसे रिलैक्स हो सकती है वो, सिट से बात कराए, सिट से बात क्या होती है, तो सर सिट से बात क्या होती है, ये होती है, ये होता है सिट से बात, ठीक है, सिट से बात कराए, जिससे जो स्पिंक्टर है वो
रिलैक्स हो जाए। और क्या कर सकते हैं हम, तो वार्म कंप्रेस टू पेरिनियम शावर्स, ठीक है। गिव पेशेंट हॉट टी और ड्रिंक, गर्म चाय और ड्रिंक है वो दें। कैथेटराइजेशन कराए अगर जरूरी हो तो, ठीक है भाई। यूरिन नहीं आ रहा है तो कैथेटराइजेशन कराएंगे, वरना प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल प्रोवाइड साइकोलॉजिकल रीएश्योरेंस एंड सपोर्ट्स, ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स वगैरह देंगे कि। तो ये होता है नर्सिंग मैनेजमेंट की बात। फिर आता है आपके पास रीनल कैल्कुलाई। अभी बताया था रीनल कैल्कुलाई क्या होती है, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन क्या क्या बोल सकते हैं रीनल कैल्कुलाई को, किडनी स्टोन ऑल्सो कॉल्ड रीनल कैल्कुलाई। क्या बोल सकते हैं, रीनल कैल्कुलाई बोल सकते हैं। नेफ्रोलिथियासिस। अब देखो, लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन, एक तरीके से बोले तो हम, जैसे हमने वो पढ़ा था गोल ब्लेडर में थी, स्टोन गोल ब्लेडर में था। उसे क्या बोला था, कोलेलिथियासिस, कोलेलिथियासिस, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, गोल ब्लेडर हो गया। लिथियासिस मतलब एक तरीके से स्टोन हो सकता है, तो उसे बोला था कोलेलिथियासिस, तो इससे बोलेंगे पर नेफ्रोलिथियासिस। यूरेलिथियासिस आर क्या होता है, आर हार्ड डिपॉजिट्स मेड ऑफ मिनरल्स एंड साल्ट्स दैट फॉर्म इनसाइड द किडनी। किडनी के अंदर जो भी मिनरल और जो साल्ट्स है वो उनके थ्रू हार्ड डिपॉजिट, मतलब कि जम जाए, ठीक है, डिपॉजिट हो जाए किडनी के अंदर, डिपॉजिट हो जाए, तो वो होता है किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन भी कितने टाइप का होता है, 4 टाइप के होते हैं। अब देखो कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में कौन सा होता है, कैल्शियम स्टोन। दूसरा हो गया स्ट्रोवाइट स्टोन। थर्ड हो गया यूरिक एसिड स्टोन। एंड फोर्थ इज सिस्टीन स्टोन, ठीक है। तो अब देखो, हम पढ़ते हैं एक एक को। सबसे पहले आता है कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन मतलब कि कैल्शियम स्टोन में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, या इसे हम बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, ठीक है। मोस्ट किडनी स्टोन आर कैल्शियम स्टोन। ऑलमोस्ट 80% जो पार्ट होता है किडनी स्टोन में, 80% कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण ही होता है किडनी स्टोन, ठीक है, 80%। तो मोस्ट किडनी स्टोन आर कैल्शियम स्टोन्स यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। जो कैल्शियम ऑक्सलेट है इसके फॉर्म में किडनी में पाया जाता है, जो ये किडनी होती है, ठीक है, ये किडनी है एक तरीके से। थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। ये जैसे कि ये क्या हो गई, ये किडनी हो गई। तो किडनी में कैल्शियम के फॉर्म में, अब कैल्शियम तो डायरेक्ट पाएगा नहीं, कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में पाया जाता है कैल्शियम, ठीक। कैल्शियम इज अ सब्सटेंस, सॉरी, ऑक्सलेट इज अ सब्सटेंस मेड डेली बाय योर लीवर एंड एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम योर डाइट्स, ठीक है। कैल्शियम है वो डेली डाइट से एब्जॉर्ब होता है और लीवर में बनता है, ऑक्सलेट सॉरी। सर्टेन फ्रूट्स और सर्टेन फ्रूट्स वेजिटेबल्स एज वेल एज नट्स चॉकलेट्स हैव हाई ऑक्सलेट कंटेंट, ठीक है। जो ज़्यादातर चॉकलेट हो गई, फ्रूट्स हो गए और नट्स, ठीक है, नट्स हो गई, तो इन सभी में ऑक्सलेट पाया जाता है। और जो ऑक्सलेट है वो ऑक्सलेट डाइट्स के थ्रू बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद में एब्जॉर्ब हो गया डाइट से, और वो लीवर में क्या हो गया, सब्सटेंस से वो बन गया, ऑक्सलेट बन गया, ठीक है, लीवर में बनता है, मेड डेली बाय योर लीवर। और उसके बाद में क्या होगा, ज़्यादातर जो चॉकलेट नट्स वगैरह खाते हैं उनके कैल्शियम ऑक्सलेट की जो किडनी स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। स्ट्रोवाइट स्टोन क्या होता है, तो स्ट्रोवाइट स्टोन इज फॉर्म इन रेस्पॉन्स टू ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। किसके थ्रू होता है एक तरीके से, तो ये जो यूटीआई है उसके रिस्पॉन्स में होता है। दीज स्टोन्स कैन ग्रो क्विकली एंड बिकम क्वाइट लार्ज। ये जल्दी से ग्रो कर जाता है और बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। समटाइम्स विद फ्यू सिम्टम्स और लिटिल वार्निंग, ठीक। ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते इसमें, और जल्दी से ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है अमाउंट्स में, ठीक है। बोलते हैं 13 mm की पथरी है, ठीक है, बोलते हैं ना ऐसे। तो यूरिक एसिड स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन क्या है, तो यूरिक एसिड स्टोन कैन फॉर्म इन पीपल हु लॉस टू मच फ्लूइड बिकॉज chronic diarrhea, malabsorption, those who eat a high protein diet, and those with diabetes or metabolic syndrome। किसके होता है यूरिक एसिड स्टोन है, वो किसके होता है, ऐसे पीपल या ऐसे पेशेंट जो ज़्यादातर क्या हो गया, उनमें फ्लूइड लॉस हो गया, ज़्यादा अमाउंट में क्या हो गया, फ्लूइड लॉस हो, पहली बात। दूसरी, क्यों होगा ये फ्लूइड लॉस, क्यों होगा, क्रोनिक डायरिया के कारण और माल एब्जॉर्प्शन के कारण होगा। जो लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं या जिनके डायबिटीज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उनके क्या होगा, क्रोनिक डायरिया और माल एब्जॉर्प्शन होगा, जिससे ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा।
ठीक है। सर्टेन जेनेटिक फैक्टर आल्सो में इंक्रीज योर रिस्क। जेनेटिक फैक्टर भी यूरिक एसिड जो स्टोन है उसके लिए रिस्क फैक्टर है। फिर आता है सिस्टिन स्टोन। ये क्या होता है? दीज स्टोन्स फॉर्म इन पीपल विद अ हेरिडेटरी डिसऑर्डर। वो जेनेटिकली होता है ये, कॉल्ड सिस्टिनुरिया, दैट कॉज द किडनी टू एक्सक्रीट टू मच ऑफ अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड। ठीक है, एक तरीके से ये भी क्या होता है? जेनेटिक होता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो सपोज कीजिए कोई पेशेंट आया, उसके क्या है, किडनी स्टोन है। तो किडनी स्टोन है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? पेन हो सकता है, और पेन हो सकता है, और पेन हो सकता है। ज़्यादातर तो आपके दिमाग में ये आएगा सर पेन होगा इसकी, तो पेन तो होगा, लेकिन पेन के भी क्या अलग अलग होते हैं। जैसे सीवियर शार्प पेन इन द साइड एंड बैक। साइड में और जो बैक है उसमें सीवियर ज़्यादा और शार्प पेन होगा। बिलो द रिप्स, रिप्स है उसके नीचे होगा। साइड बता रहे हैं, पेन की क्या है? साइड बता रहे अपन, साइड में, बैक में, बिलो द रिप्स, रिप्स के नीचे। पेन दैट रेडिएट्स टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन। कहाँ पे? ग्रोइन, ग्रोइन एरिया, ग्रोइन रीजन होता है वहाँ पे, और एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में होगा पेन। पेन और बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेट। जब यूरिनेट करे, जब पेशेंट है यूरिनेट करेगा तो पेन होगा और बर्निंग सेंसेशन होगा, मतलब जलन टाइप होगी। पिंक रेड ब्राउन यूरिन, यूरिन का कलर कौन सा होगा? पिंक, रेड या ब्राउन हो जाएगा। परसिस्टेंट नीड टू यूरिनेट, मतलब परसिस्टेंट नीड होगी यूरिनेट की। यूरिनेट मोर ओपन देन यूजुअली, मोर ओपन, यूरिनेटिंग इन स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में जाएगा यूरिनेट, स्मॉल अमाउंट में जाएगा, और मोर ज़्यादा बार जाएगा। ठीक है, मोर फ्रिक्वेंटली बोल सकते हैं। नोजिया एंड वोमिटिंग हो गया। फीवर एंड चिल इफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट। अगर किडनी स्टोन के साथ साथ क्या है, इन्फेक्शन भी है, तो फीवर और चिल्स देखने को मिलेगा हमें। डायग्नोसिस कैसे करें? तो डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास ये मेथड होते हैं। फर्स्ट हो गया ब्लड टेस्टिंग। तो ब्लड टेस्ट में रिवेल थ्रू कैल्शियम और यूरिक एसिड। ब्लड टेस्ट से हम पता कर लेंगे भाई कैल्शियम की अमाउंट्स और यूरिक एसिड की अमाउंट्स ज़्यादा होगी, ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा। दूसरा था यूरिन टेस्टिंग। यूरिन टेस्टिंग से कैसे पता चलेगा? जब हम यूरिन कलेक्ट करते हैं, यूरिन कलेक्ट करते हैं तो 24 आवर्स का करते हैं। ये तो पता ही आपको कैसे 24 आवर्स का कलेक्शन करते हैं। तो जब यूरिन कलेक्शन करेंगे तो उससे हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद में, जैसे कि यूरिन कलेक्ट किया, लैब में गया, उसमें से कैल्शियम की, यूरिक एसिड की, जो भी मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स और साल्ट्स है, उनका पता चल जाता है भाई यूरिन में इसकी कैल्शियम की इतनी अमाउंट है, इस मिनरल्स की इतनी अमाउंट है, ठीक है, इसकी साल्ट की इतनी अमाउंट है। तो उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। थर्ड आ गया आपके पास एनालाइज ऑफ पास्ट स्टोन्स। एनालाइज ऑफ पास्ट स्टोन, तो इससे क्या करेंगे हम? इससे जैसे कि मतलब कि कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे जब यूरिन पास करते हैं, ठीक है, यूरिन पास करते हैं तो कुछ स्टोन है वो कैच कर सकते हैं अपन। पेशेंट को बोलेंगे भाई यूरिन यूरिन करे, उस टाइम पर कुछ स्टोन्स वगैरह हो तो वो कैच कर ले। ठीक है, अब स्मॉल अमाउंट में होंगे, वो स्मॉल साइज में होंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बोल सकते हैं हम उसको, उनको कैच करें और उनके बाद में हम उसको लैब में एनालिसिस कर लेंगे। लास्ट होता है आपके पास इमेजिंग। इमेजिंग में जैसे अपन क्या क्या कर सकते हैं, इसमें अपन एक्सरे कर सकते हैं। ठीक है, किडनी एक्सरे बोल सकते हैं अपन उसको, एक्सरे कर सकते हैं। सीटी स्कैन वगैरह होता है, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, तो उससे भी हमें क्या है, टाइनी स्टोन्स है उनका हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डायग्नोसिस के तरीके। फिर आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करें? ट्रीटमेंट को हमने क्लासिफाइड कर दिया दो टाइप में। ट्रीटमेंट फॉर किसके बेसिस पर? किडनी स्टोन वेरी, कि किडनी स्टोन कैसा होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टोन एंड कोज, किसके कारण हुआ है वो स्टोन। तो जैसे फर्स्ट आता है स्मॉल स्टोन विद मिनिमल सिम्टम्स। स्टोन क्या है? छोटे हैं, छोटा स्टोन है, और सिम्टम्स क्या है? मिनिमम है, कम कम से कम सिम्टम्स है। तो उसके लिए मोस्ट स्मॉल किडनी स्टोन वोंट रिक्वायर इन्वेसिव ट्रीटमेंट, यानी कि उनको इन्वेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इन्वेसिव बोल सकते हैं पर ओटी ऑपरेशन वगैरह की उसकी ज़रूरत नहीं है, सर्जरी वगैरह की उनको नीड नहीं है। उनको तो क्या करें? तो उसको क्या है, पेशेंट में भी एबल टू पास बाय यूरिन, यूरिन के थ्रू उसको पास कर सकता है। कैसे? हम उसको बोलेंगे पेशेंट को कि ड्रिंकिंग वाटर, ज़्यादा पानी पिए। ठीक है, ज़्यादा पानी पिए, और उसको भाई अगर पेन है तो पेन रिलीफ एनाल्जेसिक्स हम उसको दे देंगे, पेन रिलीवर हम उसको दे देंगे। मतलब कि दिन में 2 से 4 लीटर, 2 से 4 लीटर पानी पिए पर डे। ठीक है, ज़्यादा पानी पिएगा तो जो
स्मॉल अमाउंट्स में स्मॉल साइज की जो स्टोन है वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा टाइप आता है आपके पास लार्ज स्टोन एंड दोज डेट कोज सिम्टम्स, मतलब कि किडनी की स्टोन कौन सा हो, लार्ज हो। तो किडनी स्टोन दैट आर टू लार्ज, क्या हो, किडनी स्टोन दैट आर टू लार्ज टू पास ऑन देयर ओन कोज ब्लीडिंग, जिससे क्या हो, ब्लीडिंग हो, किडनी डैमेज और ऑन गोइंग यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। इन्फेक्शन में भी रिक्वायर मोर एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट, प्रोसीजर में इंक्लूड, ठीक है। मतलब कि स्टोन क्या है, लार्ज है, पहली बात। दूसरी कि उससे जिसके कारण क्या हो सकता है, कॉजेस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के कॉज हो सकते हैं, किडनी डैमेज होने के चांसेस है। इसमें क्या करें, इसमें प्रोसीजर होता है, कौन कौन सा प्रोसीजर है, यूजिंग ए स्कोप टू रिमूव स्टोन, एक स्कोप के थ्रू अपन उसको रिमूव कर दें। अब कौन सा स्कोप होता है, वो होता है यूरेटर, यूरेटर और स्कोप, ठीक है। यूरेटर के थ्रू डालते हैं उसको अपन, एंट्री कराते हैं, तो इसके थ्रू उसको अपन रिमूव कर सकते हैं यूरेटर स्कोप से। दूसरा है ESWL, एक्स्ट्रा कोरपोरेल्स, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो डॉक्टर है, डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं कि इस प्रोसीजर को, इसमें हम क्या करेंगे, इसके थ्रू साउंड वेव निकलती है, वाइब्रेट, और जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होता है, तो जो किडनी स्टोन है, जो कि क्या है, लार्ज स्टोन है, साइज में लार्ज है, बड़े हैं, वो क्या हो जाएंगे, टाइनी, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएंगे, वाइब्रेशन के थ्रू साउंड वेव जाती है इसमें, वो निकल जाएंगे, वो फिर यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगे, ठीक है। एक होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, इसमें क्या करते हैं, एक स्मॉल साइज का एक छोटा सा बेक में, जो बेक है पेशेंट का, उसके वहाँ पे इंसिजन करते हैं, उसके थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट और स्मॉल टेलीस्कोप है, उसको अपन एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, और उसके थ्रू किडनी स्टोन है उसको सर्जिकली हम रिमूव करते हैं, ठीक है, किसमें, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी में, ओके। फिर आता है आपके पास न्यूरोजेनिक ब्लेडर, फिर इसके बाद में आपका टॉपिक आएगा BPH, ठीक है, हाइपरट्रोफी, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, ठीक है। पहले देखते हैं अपन न्यूरोजेनिक ब्लेडर। न्यूरोजेनिक ब्लेडर एक क्या है, तो न्यूरोजेनिक ब्लेडर इज ए प्रॉब्लम इन विच ए पर्सन लेक ब्लेडर्स कंट्रोल ड्यू टू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व कंडीशन। होता क्या है कि जो न्यूरोजेनिक ब्लेडर है, एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, कि ऐसी बीमारी या समस्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है, जिसमें कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पेशेंट है, व्यक्ति है, वो कंट्रोल खो देता है, ब्लेडर कंट्रोल है वो खो देता है, मतलब कि उसको वो पता नहीं है, मतलब कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, लॉस कर देता है, लेक ब्लेडर कंट्रोल ड्यू टू, क्यों होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व कंडीशन, इनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसके थ्रू जो ब्लेडर है उसके कंट्रोल को खो देता है। देखो मेनली कंडीशन देखिए अपन, तो नॉर्मल की बात करते हैं सबसे पहले, द मसल्स एंड नर्व ऑफ यूरिनरी सिस्टम्स, यूरिनरी सिस्टम और जो मसल्स, यूरिनरी सिस्टम की नर्व्स और जो मसल्स है, वो एक साथ काम करती है, और ब्लेडर में होल्ड करती है और रिलीज करती है, जब राइट टाइम पर यूरिन को राइट टाइम पर होल्ड करती है और रिलीज कर देती है, कौन, नर्व और मसल्स। अब आपको कि नर्व कैसे करती है, तो नर्व ऐसे करती है कि नर्व संकेत पहुंचाती है ब्रेन तक, ठीक है। नर्वस सिस्टम पढ़ा हुआ आपने, तो उसमें पता है सेंसरी ऑर्गन्स है, मोटार और सेंसरी होता है, ठीक। रिफ्लेक्स नाम सुना होगा आपने। तो मसल्स और जो नर्व है, वो ऐसे काम करती है एक साथ, कि इस टाइम पर हमको होल्ड रखना है, और जब यूरिन फुल हो जाए, ब्लेडर में यूरिन फुल हो जाए, तो हम उसको रिलीज करना है। नर्व कैरी मैसेज बिटवीन ब्लेडर एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ठीक है। नर्व क्या करती है, कैरी करती है मैसेज को ब्लेडर और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में या ब्रेन के बीच में। लेकिन न्यूरोजेनिक में होता क्या है, न्यूरोजेनिक में जो नर्व्स है, वो नर्व्स डोंट वर्क द वे दे शुड, जैसा कि वो काम करती है वो नहीं कर पाती नर्व्स, ठीक है, मतलब कि मैसेज नहीं पहुंचा पा रही है वो ब्रेन तक। क्यों होता है ऐसा, डायबिटीज, कॉजेज ऑफ न्यूरोजेनिक ब्लेडर, डायबिटीज हो गया, इन्फेक्शंस हो गया, एक्सीडेंट्स डेट कॉज इंजरी ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है उस पर इंजरी हो जाए, नर्व डैमेज हो जाए, जेनेटिक नर्व प्रॉब्लम हो कोई, हेवी मेटल पॉइजनिंग,
बर्थ डिफेक्ट्स दैट इफेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, कोई ऐसा बर्थ डिफेक्ट हो जिससे कि क्या हो, स्पाइनल कॉर्ड पर इफेक्ट पड़ा हो। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, ब्रेन पर और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें ट्यूमर हो। तो ये सभी कारण हो सकते हैं, कोजेस हो सकते हैं, इटियोलॉजी हो सकती है न्यूरोजेनिक ब्लैडर की। फिर आता है सिम्टम्स, यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकते हैं। तो यूटीआई, पहला हो गया यूटीआई, किडनी स्टोन हो सकता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इन्फेक्शन हो सकता है यूरिन ट्रैक्ट का, किडनी स्टोन हो सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, मतलब अनेबल टू कंट्रोल यूरिन, वही बात आ गई, यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकता। स्मॉल यूरिन वॉल्यूम ड्यूरिंग वॉइडिंग, वॉइडिंग के टाइम पर जो यूरिन है वो स्मॉल हो, कम अमाउंट में हो। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, मतलब बार बार यूरिन आ रहा है और अर्जेंसी में आ रहा है, पढ़ रखा है हमने। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, मतलब कि बूंद बूंद करके आ रहा है यूरिन। लॉस ऑफ फीलिंग दैट ब्लैडर इज फुल, उसको पता ही नहीं कि भाई ब्लैडर फुल हो गया है। ठीक है, ये सब हो गया सिम्टम्स की बात। ड्रिबलिंग का मतलब होता है एक तरीके से बूंद बूंद करके आना, टपक टपक के आना, ठीक है, बूंद बूंद करके आना। डायग्नोसिस कैसे करें, डायग्नोसिस के लिए अपन हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, एक्सरे कराएंगे किसका, स्कल का और स्पाइन का, जिससे पता चल जाएगा कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है, नर्व सिस्टम सही है कि नहीं है। इमेजिंग टेस्ट ऑफ द ब्लैडर एंड यूरेटर्स, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इससे, यूरिन लीकेज, यूरिन लीकेज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं उसका, वो ऑटोमेटिक फ्लो होगा और उसको पता ही नहीं चलेगा और लीकेज हो जाएगा। यूरिन रिटेंशन हो गया। डैमेज टू टाइनी ब्लड वेसल्स इन द किडनी, किडनी के जो ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाए। इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर, यूरेटर एंड किडनी, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, वो तो हमने देख लिया यूटीआई, इसमें इन्फेक्शन होता है इन चीज़ों में, तो वो यूटीआई कहलाता है। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करें, तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एम्प्टिंग द ब्लैडर विद ए कैथेटर एट रेगुलर टाइम्स। भाई न्यूरोजेनिक्स हो गया, उसको पता नहीं चल रहा, तो हम उसके क्या कैथेटर लगा देंगे, कैथेटर लगाने से रेगुलर टाइम पर जो ब्लैडर है वो खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। प्रिवेंटिंग एंटीबायोटिक टू रिड्यूस इन्फेक्शन। एक्सरसाइज स्ट्रेंथ पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर मसल से उसकी एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। कीपिंग ए कीपिंग ए डायरी ऑफ व्हेन यू यूरिनेट, जब भी यूरिनेट करे उसको हमें डायरी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, जो डायरी है उसमें नोट डाउन कर लेना है, इस टाइम पर इसने यूरिन किया है। मेडिसिन में हो सकती है, जैसे कि मेडिसिन में हेल्प मैनेज सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स है, जो हमने देखा कौन कौन से सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स है, तो इनको करेक्ट करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं अपन। मेडिसिन दैट रिफ्लेक्ट्स द ब्लैडर, कौन कौन सी होगी, ऑक्सीब्यूटानिन, टोल्टेरोडिन, ठीक है। मेडिसिन दैट मेक सर्टेन नर्व मोर एक्टिव, जैसे बेथेनेकोल, और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, नर्वस सिस्टम में पढ़ लिया हमने। फिर आता है सर्जरी के बारे में, सर्जरी से हम क्या क्या कर सकते हैं, सर्जरी के थ्रू हम आर्टिफिशियल इंस्पेक्टर लगा सकते हैं। इंस्पेक्टर का काम ही क्या होता है, कंट्रोल करना। इंस्पेक्टर क्या होती है, अभी देखा हमने दो इंस्पेक्टर होती है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ठीक है, तो वो अपन इंस्पेक्टर लगा सकते हैं ब्लेडर में। इलेक्ट्रिकल डिवाइस इम्प्लांटेड नियर द ब्लेडर, जिससे क्या होगा, नर्व स्टिमुलेट द ब्लेडर मसल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा देंगे जिससे नर्व स्टिमुलेट हो ब्लेडर मसल्स के लिए। और क्रिएशन ऑफ एन ओपनिंग इन विच यूरिन फ्लो इनटू ए स्पेशल पाउच, ठीक है, एक बार मतलब ब्लेडर ब्लेडर है, ब्लेडर के बाहर, मतलब कि जो नॉर्मल यूरिन आता है, हम एक ओपनिंग बना देंगे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा ओपनिंग लगा देंगे, जिससे कि उस ओपनिंग में, जैसे हमने वो पढ़ा था कोलोनोस्टोमी, ठीक है, वहाँ पे हमने एक ओपनिंग लगाई थी, वैसे ही हम यूरिन के लिए ओपनिंग लगा देंगे। ओके, लास्ट टॉपिक आता है बिनाइन प्रोस्टेटिक या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, जिससे अपन बोलते हैं बीपीएच, क्या बोलते हैं, सॉरी, बीपीएच या बीएचपी, बिनाइन हाइपरट्रोफिक प्रोस्टेट या बीपीएच, ठीक है, कुछ ही बोल दो। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि जो ब्लेडर है, सॉरी, जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है, मतलब कि लार्ज हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, और ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। इन मैनी पेशेंट मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज,
ज़्यादातर 50 साल से जो ज़्यादा के पेशेंट्स है उसमें देखने को मिलती है ये। इसमें क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स एनलार्ज एक्सटेंडिंग अपवर्ड इनटू द ब्लैडर एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग, ठीक है। द कंडीशन इज कॉल्ड बिनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट, ठीक। मान लीजिए प्रोस्टेट यहाँ पर है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, तो वो नॉर्मल ऐसी है, लेकिन वो एनलार्ज हो जाएगी, साइज में बड़ी हो जाएगी, और एक्सटेंडिंग अपर साइड, ये होगा एक नॉर्मल प्रोस्टेट। रफली डायग्राम बना रहे। हाई बीपीएच में क्या होगा, ये हो गई बीपीएच, ठीक है। देखो ये हो गई क्या बीपीएच, क्या क्या है, तीन चीज़ें पढ़ी हमने। पहली एनलार्ज हो गई, ठीक है, साइज में क्या हो गई, बड़ी हो गई, एनलार्ज हो गई। एक्सटेंडिंग अपर, तो यहाँ पे आती है, लेकिन अपर हो गई, एक्सटेंडिंग अपर हो गई, अपवर्ड हो गई, ठीक है, इनटू द ब्लेडर के ऊपर। और ऑब्स्ट्रक्ट सॉरी और क्या हो गई, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, मतलब कि एक तरीके से ब्लॉकेज हो गई, ये ब्लॉकेज हो गई, ठीक है। रफली बना रहे डायग्राम समझने के लिए। तो ये तीन चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं क्यों होती है, तो इसके कॉजेज है जो अननोन है, एग्जैक्ट जो कॉज है वो अननोन है, लेकिन ये मेनली 40 से 50 साल के जो 40 या 50 है उससे ज़्यादा के पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। प्रोस्टेट डैमेज हो जाती है, प्रोस्टेटिक कैंसर वगैरह होता है। तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, पढ़ रखा है सब आपने, हाइड्रोयूरेटर हो जाए, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाए, इनकम्प्लीट इम्पेटिंग एंड यूरिन रिटेंशन हो जाए, यूटीआई हो जाए, नक्चूरिया हो जाए, नाइट में है ना, नक्चूरिया पता है आपको, ठीक है। बेड वेटिंग, एब्डोमिनल स्ट्रेन ऑफ यूरिनेशन, टर्मिनल ड्रिबलिंग, बता दिया आपको। जनरलाइज्ड सिम्टम्स में इंक्लूड फैटिक, नक्चूरिया, एनोरेक्सिया, नोसिया, वोमिटिंग, ठीक है। अब सुनो, नक्चूरिया क्या होता है, बोलते हैं बेड गीला, ठीक है, बेड गीला करना, बेड वेटिंग, ठीक है, बेड वेटिंग रात में, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट्स में आ जाए। एक होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस, क्या होता है, अब देखो, ल्यूकोसाइटोसिस नाम सुना होगा आपने, ल्यूकोसाइटोपनिया मतलब कि ल्यूकोसाइट क्या हो गई, कम हो गई, और ल्यूकोसाइटोसिस उसमें क्या हो जाती है, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस में इंक्रीज हो जाती है, तो इसमें भी क्या रहा है, नेफ्रोसाइटोसिस, हाइड्रो का मतलब हो गया फ्लूइड, ठीक है। नेफ्रो का मतलब पता ही आपको, सिस का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी कि एक्सेसिव फ्लूइड, इन द किडनी, नेफ्रॉन, यहाँ पे नेफ्रॉन को अपन किडनी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेफ्रॉन कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। तो ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड है, वो ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड किडनी में है, ये किडनी में ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड है, ये ले सकते हैं इसको। फिर होता है डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन, कैसे पता चले, तो हिस्ट्री टेकन हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, यूरिन एनालिसिस हो गया, एंड यूरिन डायनेमिक स्टडीज हो गया, यूरोडायनेमिक स्टडी हो गया, ठीक है। और हो गया रीनल फंक्शन स्टडी, इंक्लूड सीरम क्रिएटिनिन, हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस एंड क्लोटिंग प्रोफाइल, असेसमेंट ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन, ठीक है, ये सब हम डायग्नोस के लिए काम में लेते हैं। फिर आता है मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करें, तो इमीडिएट कैथेटराइजेशन इफ पेशेंट कैन नॉट वेट, ठीक है, कैथेटराइजेशन कर देंगे जितना जल्दी हो सके, अगर पेशेंट वेट नहीं कर पा रहा। सुप्रा प्यूबिक साइटोस्टोमी इन समटाइम्स नेसेसरी, अगर ज़रूरत हो तो। मॉनिटर डिजीज कंडीशन, ठीक है, ये तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए क्या करें, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव दो मैनेजमेंट है आपके। मतलब सर्जरी करने के पहले और सर्जरी के बाद में, इसको सर्जरी के थ्रू भी हम सही कर सकते हैं। तो सर्जरी के पहले क्या करना चाहिए, तो रिड्यूस एंजाइटी, पेशेंट की एंजाइटी रिड्यूस करे, एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, बेड रेस्ट मस्ट बी इंश्योर्ड, बेड रेस्ट दे उसको, एनाल्जेसिक्स एडमिनिस्ट्रेशन कराए, पेन किलर वगैरह, मॉनिटर वॉइड पैटर्न एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं उनको मॉनिटर करो, और वॉइडिंग जो पैटर्न है, यूरिनेट का जो पैटर्न है उसको मॉनिटर करेंगे। कैथेटराइजेशन टू बी डन, कैथेटर लगा देंगे। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे, बेड रेस्ट फर्स्ट 24 आवर्स, ऑपरेशन के बाद में, ऑपरेट हुआ है तो उसके बाद में 24 आवर्स के लिए अपन बेड रेस्ट देंगे। वार्म कंप्रेसेस द टू प्यूबिस और सिट्स बाथ टू प्रोवाइड सिम्प्टोमेटिक रिलीफ और स्पाज, ठीक है, सिट्स बाथ वगैरह देंगे हम उसको ताकि रिलीफ हो सके, ये होता है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ में क्या होता है, जो प्यूबिक एरिया होता है, पेल्विक एरिया होता है, वो कहाँ पे होता है, पानी में, ठीक है, वार्म
एक तरीके से थोड़ा वार्म पानी हो, गर्म पानी हो, ठीक है, हॉट वाटर हो। मॉनिटर पेशेंट्स वाइटल्स है। कैथेटर इरिगेशंस एंड केयर इज इम्पोर्टेंट। प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय एसेप्टिक प्रिकॉशंस ड्यूरिंग वुंड ड्रेसिंग्स, ठीक है। एनकरेज वॉकिंग एंड पेरिनियल एक्सरसाइज, कैसे चलना है सब वो आप देखें, ठीक है, पेरिनियल एक्सरसाइज वगैरह कराएं। एनकरेज फ्लूइड इनटेक, ठीक है, कितना फ्लूइड इनटेक करना है कितना नहीं करना वो सब देखें। तो ये लेक्चर यहीं तक था, कल हम पढ़ेंगे ये वाला लेक्चर नेक्स्ट क्लास में, मतलब ठीक है, उसमें हम ये सब कुछ देखेंगे पार्ट 2 में। तो आज के लिए ये आपके जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, पार्ट 1 आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं लेक्चर में। नोट्स आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट के एक साथ मिलेंगे। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएं। राधे राधे।